आवाज आ रही है कविता मैडम? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आ रही है। गुड मॉर्निंग। अब आप देख लीजिए किसको जोड़ना है, क्योंकि दो तीन जो नाम मुझे नहीं दिख पता चल रहा था वो मैं उसमें ऐड नहीं किया हूँ। हाँ एंटर सर, मैं देख लेती हूँ। देख लीजिए। बराबर है। सर, स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं? आप देख लीजिए तो। हाँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। हाँ सर, ठीक। अब बच्चे आ गए सभी? कितने अभी कितने आए? 40 जितने आ गए सर। अभी आ रहे हैं। कल का जो थोड़ा हमने पढ़ाया था वो रिवाइज करना स्टार्ट कर देते तो वहां हाँ, से नहीं वहीं स्टार्ट हो से जाए। शुरू ही कर देंगे आज। एक ही पेज, एक ही पढ़ा है इधर, वहीं से शुरू कर देंगे आज। हाँ सर। 2 मिनट हम रुक जाते हैं, है ना? एंटर होने दे बच्चों को। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कौन है भाई? नाम बोलो। यश जोशी। यस, बोलो भाई यस। सर, वो आपने जो ट्विंस की बात की थी उसमें ऐसे आधे केस ऐसे भी होते हैं ना जो जॉइंट लिंक होते हैं। क्या क्या? फिर से बोलो जोर से थोड़ा। वो जो आपने ट्विंस की बात की थी, ट्विंस नहीं होते। हाँ हेलो सर। सर। 2 मिनट रुक जाओ, सर का कैमरा वो हो गया है। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद अरे मैं बोलना। वो ऐसा पूछ रहा है, मैंने उस दिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसके ऊपर से पूछ अब रहा है एक वो। मिनट, मेरा डिस्टर्ब हो गया था लाइन। फिर से बोलो यस एक बार। और आपने उस दिन वो बात की थी ना ट्विंस की, तो अमुक केस ऐसे होते हैं ना जिसमें जो ट्विंस बॉन्ड होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। तो वो किस एबनॉर्मालिटी से होते हैं? एक्चुअली देखो उसमें कैसा होता है कि वो जो एक जाइगोट से कंप्लीट डिवाइड होके दो बनता है ना, राइट? हम्म। ट्विंस के केस में जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं ना, तो ये। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, एक जाइगोट कंप्लीट डिवाइड कर जाता है दो जाइगोट में, है ना? यस। दो अलग अलग, मतलब एक बॉल था अब दो बॉल बन गया और दोनों बॉल इंडिपेंडेंट डेवलप होता है, ठीक है? हम्म। लेकिन एबनॉर्मेलिटी तुम जो बोल रहे हो ज्वाइंट होता है, तो वो क्या हुआ कि पूरा का पूरा अलग तो हुआ लेकिन कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ रह गया थोड़ा सा, दोनों के दोनों बॉल। हम्म ओके या। तो उस केस तो में दोनों के दोनों ट्विंस ज्वाइंट हो जाते हैं, है ना? और अमुक में ऐसे भी होता है ना कि अगर उनको अलग करना होता है तो कोई एक ही मतलब लाइव रहता है और हाँ, इट दूसरा डिपेंड्स। सी अब बहुत बार क्या होता है, जैसे अब ऑर्गन है, कोई ऑर्गन है एक ही दो में एक डेवलप हुआ है ना, ये। तो अब वो सर्जिकली रिमूव करेगा तो कोई एक में ही जाएगा वो ऑर्गन, है ना? हाँ हाँ। एक जिंदा रहेगा एक मर जाएगा उसमें, ओके है? ओके। ऐसा ये कुछ है। क्लियर हुआ? यस। ये क्लियर है। ओके। कितने बच्चे आ गए मैडम अभी? सर आ गए हैं ऑलमोस्ट। आप कर दीजिए चालू। हम चालू कर देते हैं।
ओके, तो देखो हम फर्टिलाइजेशन जो कल हम शुरू किए थे, बट हेलो सर। बोलो हाँ, हर्ष बोल रहा हूँ सर। क्वेश्चन है बोलो। सर। एक लाइन है, मैं एमटीजी कल एमसीक्यू सॉल्व करा, उसमें देखा था हाँ मैंने। उसमें सर ये एक क्वेश्चन था एमसीक्यू, उसमें एक रीजन बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं रीजन पढ़ता हूँ आंसर का उसका। कहता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स स्टेरॉइड्स, मतलब एस्ट्रोजन, और exerts negative feedback on anterior pituitary, decreases LH secretion and releases, thus lowering LH level in blood। राइट। और फिर बोल रहा है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट LH लेवल नो ओव्यूलेशन अकर्स व्हिच कॉजेस इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मतलब सर ऐसा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कैसा हो सकता है? मेंस्ट्रुएशन तो अपने टाइम से ही होगा ना, किसी के फीमेल में होगा तो। सही बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है देखो कि ये समझ में आया कि नेगेटिव फीडबैक करता है एस्ट्रोजन, हाँ हाँ हाँ, वो तो पता। बराबर। अब बोल रहा है कि यदि एस्ट्रोजन की लेवल कम नहीं हुई, बना हुआ ही रह गया है ना, हाँ हाँ यदि तुम्हारे जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है यदि एस्ट्रोजन की लेवल बनी हुई रह गई, राइट, हाँ। देन इट लीड्स टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन, ओके ओके सर। ना, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि फिर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना, तो कम होते जाता है। ओके। बोलिए, रोल नंबर 40 को कुछ क्वेश्चन है, चला रहे हो? ओके, आपको क्वेश्चन पूछना हो तभी पेन चलाना, क्योंकि मुझे यहाँ दिखता है कौन पेन चला रहा है। ठीक है, चलाना कोई मना ही नहीं है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन हो तभी आप स्क्रीन पे लिखना बोर्ड पे। ठीक है, तो देखो आज हम जो पढ़ रहे हैं इसमें समझने वाली चीजें हैं और काफी सारे इंफॉर्मेशंस हैं, राइट। सो टुडे वी स्टार्ट फर्टिलाइजेशन एंड देन इम्प्लांटेशन, राइट, एंड फिर वी डिस्कस द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्टिशन, राइट। आज हम ट्राई करेंगे ये चैप्टर खत्म करने का, कल भी क्लास नहीं हो पाएगा। सर सर हम्म हर्ष बोल रहा हूँ सर। एक और क्वेश्चन है हम्म सर। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन करने स्पर्म्स ओवम को हिट करता है, तो ओवम पहले स्पर्म को पहला जो स्पर्म होता है मिलियंस ऑफ स्पर्म में से, वो एक को एक्सेप्ट करता है और यंग वन को बर्थ देता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कैसा होता है कि ओवम स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है सर? स्पर्म्स मर जाते हैं, वो ओवम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, और वो लोग प्रोसेस कराते हैं इम्प्लांटेशन की। ऐसा हाँ क्यों सर? बिल्कुल। सी उसके बहुत सारे रीजन हैं, उसके बहुत सारे रीजन, हम आगे देखेंगे भी ये सब रीजन, है ना। हाँ आगे जो हम आज पढ़ेंगे और अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम काफी हाँ सारे रीजन देखेंगे इसके, हैं। बहुत हाँ बार तो क्या होता है, स्पर्म बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता है, मर गया है, हाँ राइट, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, हाँ है ना। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है कि कि जो ओविडक्ट होते हैं उसमें फैट बहुत ज्यादा जमा होता है, उससे वो नहीं पहुंच पाता है। ओके ओके। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे कारण हम आएंगे, डोंट वरी, हाँ विल ओके विल ओके। कम टू दैट पॉइंट, हाँ है ना। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन हम बाद में रखेंगे 10-15 मिनट क्वेश्चन के लिए, हम पहले कंटेंट देख लें, ठीक है। कविता मैडम, आप एक काम करेंगे, सारे पार्टिसिपेंट को आप म्यूट कर दीजिए, हाँ सर। है ना। जब हाँ जरूरत हाँ। होगा जो हाथ खड़े करेगा उसको फिर पूछ लिया, आप अलाउ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है ना। ओके। हाँ, ओके सर। आ जा रही है मुझे पीछे से कुछ कुछ। हाँ Okay, so today we discuss fertilization, then implantation, then embryonic development. We also discuss. कलर ના પહેલા લઈ પછી જો પહેલા બ્લુ કલર ની લઈ સર કहाँ गए हो? देख तो इधर अनम्यूट हो रहा है। अब मैडम सर खो गए, अंदर नहीं है। हाँ हाँ शांति रखो।
कहाँ लिखा सर, दिखाई नहीं दे रहे। सर आ गए। नहीं दिख रहा है? हाँ सर। ये कर दिए, सबको म्यूट कर दिए। हाँ कर दिया सर। ठीक है, तो सी टुडे वी डिस्कस फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात सर हेलो कविता मैडम। सर सर आप अपने आप ही म्यूट हो जा रहे हैं। ओके, एक मिनट में रिक्लेम कर लेता हूँ, रुकिए, मैं रिक्लेम करके फिर मैं कमांड करता हूँ यहाँ से। एक ही मिनट रुकिए, ये मैं कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं कर लेता हूँ, एक ही मिनट। ओके, आपको मैडम सुनाई दे रही है आवाज? हाँ सर दे रही है मुझे।
अली तुम मगज ना खाई। सब अपना माइक बंद रखेंगे। हेलो कविता मैडम, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। एक्चुअली मेरा इंटरनेट कट गया था। ओके, चलिए आपको मैं पहले होस्ट बना दूं। ये आज है ना, आपको हमने को होस्ट बना दिया, बराबर हाँ सर। है ना? हाँ। ओके, अब सब तो म्यूट है ही। चलिए ठीक है, गुड। तो अभी शेयर हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। दो दो 5 है। सुन रहे हैं आप मैडम मुझे? हाँ सर। स्क्रीन शेयर होता है? हेलो हेलो। नहीं सर, स्क्रीन नहीं नजर। ओके ओके, अभी हो रहा हाँ है? हाँ हाँ हाँ, अब दिखी सर। ठीक है। तो सी, तो हमने किस तरह से देखा था कि जो आफ्टर ओव्यूलेशन the ovum, it comes into the isthmus, I mean fallopian tube. हेलो। सर का नेट में प्रॉब्लम लग रहा है आज।
हेलो कविता मैडम, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर, दे रहा है। एक मिनट। इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जा रहा है, पता नहीं 11:30 बजे ही गड़बड़ होता है। अभी अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आवाज आ रही है। ग्रेट, मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, तो हम स्क्रीन पहले शेयर कर लें। ओके, दिख रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलो, हमने ये देखा था कि एम्पुलरी स्थमिक जो जंक्शन है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद देन दे मूव टू द यूटेरस अगेन, राइट? यूटेरस में मूव की तरफ मूव होता है, एंड फाइनली द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, राइट? तो यहाँ तक हमने फर्टिलाइजेशन की बात करी कि फर्टिलाइजेशन हुई, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन नाउ दे वो इम्प्लांटेशन की तैयारी करेगा। ठीक है, सी ये जो हम लोग देख रहे थे, दिस इज द साइट, दिस इज द द एम्पुलरी स्थमिक रीजन। ये जो रेड से यहाँ पे सर्कल है, यही एम्पुलरी स्थमिक रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। हम ये फिगर पे फिर से आएंगे एक बार, राइट? तो पूरे के पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हियर वी डिवाइड इनटू द 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। 4 अलग अलग स्टेप्स में हम यहाँ डिवाइड कर दिए हैं। जो पहला स्टेप है दैट इज सिनगैमी, राइट? सिनगैमी मतलब यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दोनों मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, साइटोप्लाज्म दोनों इंटरमिक्स होते हैं, दैट्स सिनगैमी। तीसरा जो स्टेप है, इसमें न्यूक्लियस दोनों की फ्यूज होती है, राइट? फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, एंड फाइनली द एम्फीमिक्सिस, दैट मींस इंटरमिंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इंटरमिंगल होते हैं, राइट? तो ये 4 अलग अलग प्रोसेस, चारों अलग अलग प्रोसेस को हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको देखते हैं, राइट? कविता मैडम, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? हेलो? हाँ सर, आ रही है, बीच में थोड़ी कट रही है सर खाली। ओके, ठीक, अभी आ रही है ना? थोड़ा हाँ सा हाँ, ऐसे आ रही है। हाँ सर, थोड़ा सा खाली वो हो रहा है। ओके, हाँ ठीक है। सी अब इंटायर जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, इसको हम स्टेप्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, द स्पर्म एंड ओवम, दोनों स्पर्म एंड ओवम दे मूव टुवर्ड्स द एम्पुलरी स्थमिक रीजन, राइट? दोनों के दोनों एम्पुलरी स्थमिक रीजन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने में क्या क्या कैसे होते हैं, हाउ द स्पर्म दे एंटर्स इनटू द ओवम। सबसे पहले यदि हम ओवम के स्ट्रक्चर याद करें, या सेकेंडरी ओसाइट की, जो हमने लास्ट के क्लासेस में देखा था, कि सबसे जो बाहर का रीजन है दैट इज द कोरोना रेडिएटा, है ना? ध्यान आ रहा है? क्राउन शेप का जो था, है ना, जोना पेलोसिडा के ऊपर। तो कोरोना रेडिएटा को सबसे पहले स्पर्म में जो हाइलुरोनिडेज होता है ना, एक्रोसोम में, याद आ रहा है? एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन, 2 एंजाइम थे, इसको हम लोग स्पर्म लाइसिन भी बोल रहे थे। यस, ओके। तो हाइलुरोनिडेज ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देता है, राइट? ओके, देन द स्पर्म हेड, जो स्पर्म हेड जोना ध्यान रख, जो पहला जो बैरियर था कोरोना रेडिएटा, उसको ब्रेक कर दिया, राइट? फिर कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के बाद नाउ इट एंटर्स इनटू द नेक्स्ट लेयर, दे इंटरेक्ट विद द नेक्स्ट लेयर, एंड दैट लेयर इज जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा रिसेप्टर, ZP3 रिसेप्टर्स उसको नाम देते हैं, राइट? अब ये जो
कविता मैडम जरा पार्टिसिपेंट्स को आप म्यूट कर दीजिए सबको। सर देखा मैंने, सारे म्यूट ही है, पता नहीं आवाज कहाँ से आ रही है। सारे म्यूट है सर, बीच में कोई आवाज ना करे। बंद कर दो आप कोई बात नहीं। सारे। हाँ, तो या नेक्स्ट जो है, अब पहला जो बैरियर हुआ कोरोना रेडिएटा था, दूसरा बैरियर है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, और जो स्पर्म लाइसिन में दूसरी एंजाइम थी एक्रोसिन, याद हो तुम्हें, है ना? तो एक्रोसिन जोना पेलुसिडा को, राइट, इसे जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा, राइट, एंड breaking of the zona pellucida then facilitates the penetration of सर की नेट में कोई प्रॉब्लम है? अभी शांति से रखो, बैठो, अभी आ रहे हैं सर। आवाज सर कट के आ रही है, बीच में एकदम हेलो, बंद हो गई थी। हाँ बंद तो हो गई थी, मुझे भी ऐसा लगा। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर, वो तो है ही, एज इट इज है। स्क्रीन है ना? ओके हाँ हाँ ठीक सर। है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ ओके नाउ, हाँ तो जो दूसरा जो यहाँ पे बैरियर था वो कौन सा था? वो था जोना पेलुसिडा, राइट। तो ये जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा कौन? एक्रोसिन, एक्रोसिन एंजाइम, इट विल ब्रेक द जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के बाद स्पर्म ओवम के अंदर, तो दिस प्रोसेस, ये जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट, सो दिस प्रोसेस इज फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज सिनगैमी, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, राइट। ये सिनगैमी हो गया। सिनगैमी के बाद जो दूसरी स्टेप आएगी, दूसरा स्टेप था हमारा प्लाज्मोगैमी, राइट। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होती है कि नाउ दिस oocyte जो यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ विद, आई मीन सिनगैमी हुए स्पर्म से, सो दैट oocyte phagocytose the entire sperm, पूरे के पूरे sperm phagocytose लेता है, and site है, it phagocytose the entire sperm, right, and then the ovum it completes their meiosis 2, right, जो ovum है उसकी meiosis 2 complete होती है, right, जो हमने पढ़ा था कि मेटाफेज 2 स्टेज में वो रुका हुआ है और वो sperm का वेट करता है, and finally they form the second polar body, right, okay, now जब ये meiosis को स्टार्ट किया, तो then the structural changes, main structural changes takes place in the zona pellucida, जो zona pellucida की लेयर है उसमें structural changes होते हैं काफी सारे। क्यों? क्योंकि जो अंदर की तरफ जो कॉर्टेक्स है, राइट, कॉर्टेक्स में काफी सारे reactions होते हैं, and those are called cortical reactions. So those cortical reactions, it changes the zona pellucida, and finally वो एक layer that is called cortical granules, ये एक एडिशनल लेयर बना देता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दूसरे स्पर्म की एंट्री
कट गया कविता मैडम। दिख रहा है, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है कविता मैडम? हाँ सर आ रही है, पर बहुत कट के आ रही है सर। हाँ हाँ, ओके। अभी आप ऐसे ही बोलते हो ना सर, तो बराबर सुनाई देता है। वो जब वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं तो बीच में कट रही है। तो इंटरनेट पता नहीं छोड़ दे रहा है बीच बीच में। चलिए ठीक है, जहाँ तक है हम रखते हैं चालू, है ना? अब हाँ बीच हाँ बीच में हाँ आप सर। बोलते रहिएगा, मैं पूछूं तो आप आवाज आ रही है कि नहीं, है ना, तो मुझे पता हाँ चले। हाँ हाँ, ठीक? ओके सर, ओके। ओके। तो तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फिर से एक बार यहाँ पे रिकैप कर रहे हैं चीज़ों को। स्पर्म की एंट्री किस तरह से हो रही है। तो स्पर्म सबसे पहले सिनगैमी कर रहा है। सिनगैमी कैसे किया? तो जो कोरोना रेडिएटा है, राइट, जो क्राउन के शेप का स्ट्रक्चर है, उसको पहले हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो स्पर्म लाइसिन है वो ब्रेक किया, राइट। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज किए, दैट इज कॉल्ड सिनगेमी, राइट। देन दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, कि जो दूसरी बैरियर है, दूसरी बैरियर कहने का मतलब पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा पे रिसेप्टर्स हैं, Z3 रिसेप्टर्स, उससे जाके स्पर्म का हेड बाइंड किया, राइट। फिर स्पर्म ने दूसरा जो एंजाइम था उसके पास एक्रोसिन, उस एंजाइम को रिलीज किया, राइट। एंड देन दैट acrosin enzyme, it breaks down the zona pellucida so that the sperm now enters into the try to enter into the ovum, right. तो यहाँ तक क्या हो गई, फ्यूजन हो गई between the male and female gamete and this process is called syngamy, right. now syngamy जैसे ही हुई, right, so meiosis 2 again resume कर लिया, right. meiosis 2 resume करने के बाद काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, कहाँ पे, तो कॉर्टेक्स में, राइट। एंड दे फॉर्म अ मेम्ब्रेन इन द पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस में एक मेम्ब्रेन बनाया, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, राइट। एंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, so in the event of fertilization, the complete sperm enters inside the ovum by the process of phagocytosis, right. जो स्पर्म ने उसको हिट किया था सबसे पहली बार, उसे अब क्या किया, ओवम ने फैगोसाइटोज कर लिया, अपने अंदर उसको ले लिया, राइट। और बाहर की तरफ क्या किया, एक मेम्ब्रेन बना दिया, एंड दैट मेम्ब्रेन will stop the further entry of the sperm, that means जो पॉलीस्पर्मी को रोकेगा, डन, ओके। अब उसके बाद स्पर्म के ओवम के दोनों के जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होंगे, मिक्स होंगे, दैट इज प्लाज्मोगैमी। देन कैरियोगैमी, राइट। कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस फ्यूज होएगा, राइट, आई मीन न्यूक्लियोप्लाज्म फ्यूज होएगा, एंड देन उनके डीएनए कंप्लीट मिक्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, राइट। पीछे के स्लाइड में हम जो चारों स्टेप की बात करी थी, वो चारों स्टेप कुछ इस तरह से होंगे, राइट। सो इंटरमिंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज द एम्फीमिक्सिस, राइट। ये चारों के चारों स्टेप यहाँ पे हो गए। सो फर्टिलाइजेशन इज नाउ कंप्लीटेड, राइट। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। तो अब हम देखते हैं इस फिगर को, ये अपने बुक की फिगर है, जो दिस इज द कोरोना रेडिएटर, राइट। ये कोरोना रेडिएटर है, ये सभी उससे लगे हुए हैं, दीज आर द सेल्स व्हिच इज कोरोना रेडिएटर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हाइलुरोनिडेज है, ये कोरोना रेडिएटर का को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, राइट। सिनगैमी होगी, सिनगैमी होने के बाद जो इसमें दूसरा एंजाइम है एक्रोसिन, इट विल ब्रेक द जोना पेलुसिडा, राइट। इसके बाद फैगोसाइटोसिस होगी, राइट, एंड देन सिनगैमी होगी, एंड देन सिनगैमी के बाद फाइनली ये जो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप है, दैट इज द एम्फीमिक्सिस, इट कंप्लीट्स, राइट। इसी चीज को यहाँ पे हमने, ये पहले भी ये फिगर हमने देखा था, राइट। आवाज आ रही है कविता मैडम सही से? कविता मैडम सर कट के आ रही है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ स्क्रीन दिख रहा है सर, हाँ सर वो क्लियर दिख रहा है। आवाज कभी कभी कट के आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज कट के आ रही है थोड़ी थोड़ी।
ओके ठीक है, चलिए हम ट्राई तो कर रहे हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पे जो हमने पहले बात करी थी कि स्पर्म कैपेसिटेशन करता है, जैसे ये वजाना में डिपॉजिट होती है, ये कैपेसिटेशन करता है, राइट। आई मीन तैयारी करता है, अपनी एक्टिविटी को और बढ़ाता है, राइट। एंड फाइनली जब यहाँ पे सिनगैमी हुई, सिनगैमी होने के बाद यू नो दे सेकेंडरी ओसाइट दे रिस्टोर द यू नो मियोसिस 2, एमपीएफ एपीसी में चेंज करता है, एंड देन फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है। यहाँ तक हमने बातें कर ली है ना। सो फाइनली जाइगोट हैज बीन फॉर्म्ड। ओके, जाइगोट बनके तैयार हो गया है। नाउ अब हम यू नो जाइगोट के आगे की अब बात करें तो द थिंग इज दैट ये सब वही चीज लिखी हुई है जो हमने बात किया। नेक्स्ट thing is that the number of chromosome has been doubled in the zygote, right? And they finally differentiate, you know, implant and then differentiate to form the you know embryo, right? तो जरा इसकी हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। So male and female gamete they fuse, right? They fuse to form the zygote. तो अब जरा हम यहाँ पे उसके you know जो sex chromosome and then the status of the sex in the zygote वो पहले हम जरा डिस्कस कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम यदि you know स्पर्म की बात करें तो स्पर्म इज XY, राइट, इधर X और Y, राइट, दोनों में से कोई एक होगा स्पर्म, राइट। ये हम यहाँ पे स्पर्म की बात कर रहे हैं। जबकि हम ओवम की यदि बात करें, ओवम की बात करें तो ओवम इज ऑलवेज X, राइट, ओवम हमेशा X होगा। तो फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन यदि हो रहा है तो फीमेल के साइड से तो हमेशा X ही है। सो X फ्रॉम द फीमेल साइड एंड X फ्रॉम द male side, so the child would be having XX in sex chromosome, so this would be the female, okay. But if this X will fuse with the Y, यदि Y के साथ fuse किया, the sex of the child would be male, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि XY यदि sex chromosome father of the child, जो चाइल्ड है उसके सेक्स को डिसाइड कौन करता है? फादर। फादर इट यू नो प्रोवाइड एक्स, ओके, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में से कोई भी 50% चांसेस है, राइट। तो फाइनली हम ये देखें ये सेंटेंस, सो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, राइट। नाउ हम पढ़ते हैं, आज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है सही से? सर स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हेलो, हेलो, हेलो। आपको दिख रहा है मैडम? मैडम हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। ओके, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, लेकिन थोड़ा कट रहा है। ओके चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन में? फेट ऑफ द स्पर्म एंड एग, यही है ना, इन एग?
हाँ सर, वो XY वाला जो आप करा रहे हैं ना, वो है। वो दिखाओगे नाउ। हाँ चलो अब नेक्स्ट हम ये देखें। सो हाँ सर, आवाज आ रहा है। अब आएगा। अभी इंटरनेट सही हो गया, वो बोल रहा है कि सही हो गया। ठीक है, ओके सर। हाँ चलिए अब शायद इंटरप्शन नहीं हो बीच में। हम स्क्रीन शेयर पहले कर लेते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है। तो अब हम हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो आवाज आ रही है कविता मैडम? हाँ सर, आई अभी। चलो फेट की हम बात करें। फेट की हम बात करें कि फेट क्या क्या है ना? तो आई मीन स्पर्म की फेट क्या क्या है? सो जैसे हमने देखा यहाँ पे कि इन द ह्यूमन द एंटायर स्पर्म इट एंटर्स इनटू द सेकेंडरी साइट और ओवम, राइट? पूरे के पूरे स्पर्म ये एंटर करता है, राइट? एंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म इट डिसॉल्व्स इनसाइड द एग। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाएगी, राइट? एक्सेप्ट द
nucleus, the sperm nucleus, except sperm nucleus first and second is the proximal centriole. ध्यान आ रहा है? proximal centriole का काम क्या था? ये जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, राइट, फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प कर रहा था। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पर्म की डिसोसिएट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। बस दो बचेगा, स्पर्म की न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, राइट। इवन द एग के अंदर भी जितने स्ट्रक्चर है, राइट, इंक्लूडिंग द सेंट्रियोल डिजेनरेट्स, सबके सब चीजें डिजेनरेट हो जाएगी। That's why the proximal centriole of the sperm, it regulates the first cleavage of the zygote. पहला क्लीवेज जो जाइगोट का है वो रेगुलेट करेगा, राइट। अब यहाँ पे जो मेल की न्यूक्लियस है, जो फीमेल के अंदर गया, वो थोड़े साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करता है, फीमेल के साइटोप्लाज्म को, राइट। एंड नाउ दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड मेल प्रोन्यूक्लियस। ध्यान रखना, अब इसको क्या बोलते हैं? मेल प्रोन्यूक्लियस, ओके। And then male pronucleus and female pronucleus, they fuse होते हैं, and finally amphimixis होती है और zygote हमारा बना, right? zygote finally बन के तैयार हो गया। Now significance की हम बात करें, fertilization के क्या क्या significance हैं? तो पहला जो significance है वो complete maturation हुई, जो हमने oocyte की बात करी थी, oocyte divide हुआ, अपने मियोसिस 2 को रिज्यूम किया एंड कंप्लीट मैच्योरेशन हुई, फर्स्ट। दूसरा एम्फीमेक्सिस हुई। एम्फीमेक्सिस में क्या हुआ? डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो कि उसके पेरेंट्स में थे उस तरह की प्लॉइडी हो गई, डिप्लॉयड क्रोमोसोम हो गया, राइट। देन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म, दे इंड्यूस द क्लीवेज, वो क्लीवेज को करने का काम करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, वो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, स्पिंडल फाइबर दोनों अपोजिट पोल पे मूव होंगे, राइट। और वो जो जाइगोट बना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल इस तरह से बनाते चला जाएगा, राइट। सिंस द जाइगोट इज डिप्लॉयड, जाइगोट कैसा हुआ? डिप्लॉयड, सो दे आर हैविंग बोथ द मैटरनल एज वेल एज द पैटर्नल कैरेक्टर। दोनों की क्रोमोसोम उसके अंदर गई, मदर फादर दोनों के कैरेक्टर्स उसमें चले गए, राइट। एंड फाइनली ये हमने देखा कि जो जो कॉर्टिकल रिएक्शंस हैं, राइट, वो फाइनली एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाया था, एंड दैट फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इट चेक्स द अनदर स्पर्म टू एंटर इनसाइड द फीमेल, तो पॉलीस्पर्मी को भी वो रोकता है। तो ये सभी हुए जाइगोट बनने के फायदे, सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, है ना, सिग्निफिकेंस ये सभी हुए, ध्यान रखना इसका। नाउ आगे बढ़े हम, तो अब जो ये फाइनली जो जाइगोट बना, जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है, राइट। बट इम्प्लांटेशन एक सर्टेन स्टेज में होता है, राइट। आई मीन जैसे एक सेल का जाइगोट है, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल, 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल, राइट, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, तो ये अलग अलग स्टेजेज हैं। जाइगोट जो डिवाइड करता है उसके अलग अलग स्टेजेज हैं, तो हम इस स्टेज की जरा पहले बात करें, समझने की यहाँ पे कोशिश करना। सो जनरल स्टेजेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो पहला जो स्टेज होता है दैट स्टेज इज कॉल्ड मोरुला, राइट। उसको क्या बोलते हैं? मोरुला, राइट। तो मोरुला क्या है भाई? जो जाइगोट एक सेल का था वो एक सेल डिवाइड होके अब 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल डॉटर सेल बनाते हैं, और ये सबके सब जो डॉटर सेल्स हैं इन सबको हम बोलेंगे ब्लास्टोमेयर्स। मतलब जो पहले एक जाइगोट था अब वो क्या हो गया? 16 सेल का ब्लास्टोमेयर बन गया, ठीक है। और ये प्रोसेस चल रही है, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्लीवेज, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। कुछ इस तरह समझो कि सपोज ये यहाँ पे ये जाइगोट है, तो जाइगोट में पहला डिवीजन ऐसा हुआ। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो हर्ष ने क्वेश्चन पूछा था कि जाइगोट आई मीन 2 ट्विंस कैसे हो जाते हैं, तो यदि यही डिवीजन ऐसा हुआ ना कि 2 अलग अलग जाइगोट बन गए, राइट, तो वो 2 अलग अलग एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। तो यहाँ पे क्लीवेज और डिवीजन में डिफरेंस है। सी क्लीवेज में क्या होती है कि जो दोनों का कनेक्शन है वो बोथ द सेल्स आर स्टिल कनेक्टेड टुगेदर, राइट। दोनों के दोनों साइज भी इवन वही होती है, जाइगोट की जितनी साइज है उतना ही मोरुला का भी साइज होता है, ओके। बट ये कभी कभी क्या होता है, अलग हो जाते हैं फर्स्ट क्लीवेज के दौरान, राइट। तो वो क्या होंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बना लेंगे, ठीक है।
तो क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि ये डिवाइड करेगा बट दोनों के दोनों सेल्स अलग नहीं होंगे, फिर ये दो से फिर ये ऐसा एक डिवीजन होगा परपेंडिकुलर इसके, तो 4, फिर यहाँ से ऐसे डिवाइड हुआ तो 8, फिर 16, तो इस तरह से डिवाइड होते चले जाएंगे, राइट। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, ये सब के सब, जो ये एक सेल बना, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये 16वां सेल, राइट, ये 16 सेल का जो बना, तो 8 से 16 सेल के जो ये स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है समझो, है ना, क्रिकेट के बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड मोरुला। શું કહેવાય? मोरुला। इस स्ट्रक्चर को मोरुला बोलते हैं। नाउ ये डिवीजन की प्रोसेस चलते रहती है, आगे बढ़ेगी, 16 से 32 बनाएगा, राइट। और अब जो फर्दर डेवलपमेंट होगी इसको हम लोग बोल देंगे ब्लास्टुला, राइट। जो फर्दर डेवलपमेंट होगी उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्लास्टुला। तो मोरुला कंटिन्यू करते रहेगा, डिवाइड करते रहा एंड फाइनली दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। जो ब्लास्टुला है वो भी है, या ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हैं उसको, है ना। और अब यही ब्लास्टोसिस्ट, सी ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये फैलोपियन ट्यूब से अब मूव कर रहा है किसके तरफ, यूटेरस की तरफ, है ना, यूटेरस की तरफ मूव करते जा रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है। और जब तक ये यूटेरस के पास मूव किया तब तक ये 32 सेल के हो चुके होते हैं, राइट। और यही 32 सेल स्टेज में जो ब्लास्टोसिस्ट है, दे इम्प्लांट इनसाइड द यूटेरस, वो यूटेरस के अंदर अब इम्प्लांट करता है, ठीक है। सो द ब्लास्टोमियर्स किसको बोले, सेल्स को, है ना, जो सेल्स हैं अलग अलग ब्लास्टोसिस्ट में 32 सेल हैं, so they are called blastomeres. So blastomeres in blastocyst are arranged into an outer covering called trophoblast। सी जो 32 सेल हुए ना, इसमें डिफरेंशिएशन होने लगते हैं, कुछ सेल्स बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और कुछ सेल अंदर की तरफ एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग इनर सेल मास बोलते हैं, ओके। तो जो बाहर की तरफ हुआ, हम फिगर से इसको समझते हैं, एक फिगर हम लेते हैं इसको समझने के लिए। सी यहाँ पे देखो, ये देखो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 32 सेल। अब ये जो आगे की तरफ जो ब्लास्टोसिस्ट हुआ, जो 32 सेल से फिर 64 सेल, तो ये एक लेयर बन गया चारों तरफ, ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। जो हमने देखा, कर्सर को मेरे देखना, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया। और यहाँ पे काफी सारे सेल्स क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास, ओके। और यही इनर सेल मास फाइनली एम्ब्रियो में डेवलप होगा। समझ में आ रही बात? और ये जो कैविटी, एंड दिस इज द कैविटी, ये अंदर की तरफ कैविटी बना लेगा, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला हो गया ट्रोफोब्लास्ट, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया। दूसरा इनर सेल मास हो गया, ये जो सेल्स इकट्ठा है यहाँ पे, राइट। और तीसरा हो गया ये ब्लास्टोसिल, इसको ब्लास्टोसिल भी बोलते हैं या फिर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट बना है, ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर की तरफ है, ट्रोफोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, क्योंकि ये धीरे धीरे यूटेरस की तरफ मूव कर रहा है, यूटेरस के पास पहुंच चुका है। सो द ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर की तरफ का लेयर है, राइट, वो जाके एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है, राइट। मतलब वहां पे इम्प्लांटेशन का काम शुरू हो गया, राइट। और इनर सेल मास धीरे धीरे अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगते हैं। इनर सेल मास में काफी सारे स्टेम सेल्स होते हैं, दोज स्टेम सेल्स विल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स, राइट। So this results into the, so blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus, right, and this process is called implantation। इस process को हम complete implantation बोल दिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, इस फिगर को फिर से एक बार देख रहे हैं। सी अपने एनसीईआरटी की फिगर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान देना यहाँ पे। सी ये यहाँ पे देखो, ये यू नो ओवम, यहाँ ओव्यूलेशन भी, ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम इस डायरेक्शन में जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये ए नंबर का सेकेंडरी ओसाइट है। और स्पर्म यहाँ से स्पर्म डिपॉजिट हुआ वजाइना में, उसके बाद धीरे धीरे इस तरफ चल रहा है, राइट। दोनों के दोनों मीट हुए कहाँ पे, इस जगह पे। सो दिस इज द एम्पुलरी स्टमक रीजन। फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से ये अब इस तरफ यूटेरस की तरफ मूव करने लगा, राइट। सी डी ई, फाइनली एच की हम बात करें यहाँ पे,
राइट। तो ब्लास्टोसिस्ट, राइट, ये मोर देन 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज के बाद इम्प्लांटेशन होगी, राइट। तो ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है, राइट। तो जो 16 सेल के स्टेज तक का है उसको हम लोग मोरुला बोले, उसके बाद हम लोग ब्लास्टुला बोले, राइट। ये ए से लेके एच तक की इवेंट ये यहाँ पे ये दी हुई है, राइट। सो फाइनली एच, द ब्लास्टोसिस्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ये ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, और ये इनर सेल मास, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इट इम्प्लांट, ऑलराइट। इसी फिगर को हम एक दूसरे तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ये थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आप ध्यान रखना इस फिगर को। एक्चुअली एनसीईआरटी का फिगर यहीं से लिया हुआ है इसी बुक से। सी यहाँ पे आप देखो जो स्टेज वहाँ पे है, जो ABCD आपको दिखा रहा है वही सभी स्टेज है यहाँ पे। सो ये इम्प्लांटेशन में, तो अब यहाँ पे डेट जरा याद रखना आप, ये आपको पूछेगा एग्जाम में, नीट में या फिर बोर्ड के एग्जाम में या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो फर्टिलाइजेशन इट अकर्स विद इन द यूटेरस 12 to 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन जब भी उसके 12 से 14 घंटे, 24 घंटे है ना, 12 to 14 आवर्स के बीच ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, राइट। फर्टिलाइजेशन हो गया, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द द डेवलपमेंट स्टार्ट्स। ये मैं जरा इसको दिखा दूं यहाँ पे, राइट। डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो फर्स्ट क्लीवेज हुआ, राइट। जो फर्स्ट क्लीवेज होगी, फर्स्ट क्लीवेज लगभग 30 आवर्स तक है ना, कंप्लीटेड अबाउट 30 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। 30 घंटे तक पहला क्लीवेज होगा, राइट। फर्स्ट क्लीवेज हो गया, आई मीन क्लीवेज शुरू हुई। क्लीवेज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना 16 सेल तक के, 8 से 16 सेल, वो 3 से 4 दिन लगेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरुला। यहाँ पे टाइमलाइन को जस्ट मैं ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइमलाइन याद रखना। देन मोरुला बनने के बाद लगभग 4 से 5 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, राइट। और आफ्टर 6 डेज, राइट, यहाँ पे आफ्टर 6 डेज लिखा हुआ है इसलिए ये ध्यान देना, 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। तो पूछेगा कि इम्प्लांटेशन कब होती है, तो ये 7 दिन हो चॉइस में तो 7 दिन, 8 दिन, राइट। लेकिन 6 से ऊपर, 6 भी नहीं, 6 से ऊपर है ना। और ये जो इम्प्लांटेशन है, बाय इम्प्लांटेशन होने के बाद बाय द 12th डे, 12वें दिन पे ये पूरा का पूरा यूटेरस के अंदर बरीड हो जाता है, अंदर चला जाता है बिल्कुल यूटेरस के, राइट। ये बिल्कुल यूटेरस के अंदर चला जाएगा, ओके। तो ये पूछता है फिर कि भाई ये जो इम्प्लांटेशन हो रही है नॉर्मली कहाँ पे होती है यूटेरस में, तो ये मिड डॉर्सल या फंडस रीजन में होती है, राइट। तो फंडिक पार्ट होती है, मेन बॉडी है ना, ये मेन बॉडी है, दिस इज द मेन बॉडी, राइट। इसी पार्ट में होती है, कहाँ पे, मिड डॉर्सल साइड में, ओके। और जब इम्प्लांटेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम में, तो अब उसको हम लोग यूटेरस नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग डेसिडुआ बोल देते हैं। ध्यान रखना ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट, right? After implantation the endometrium is now called decidua, okay? तो ये हो गई जो पूरी कहानी हम बात की है, ये इम्प्लांटेशन की हो गई, राइट। अब इम्प्लांटेशन से हम आगे बढ़ें, राइट। तो फंक्शंस हम जरा यहाँ पे देख लें कि जो जोना पेलुसिडा था, जोना पेलुसिडा याद आ रहा है, जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी, राइट। सो अभी भी वो है, जोना पेलुसिडा स्टिल देयर, ट्रोफोब्लास्ट उसके नीचे है, ओके। सो जोना पेलुसिडा की उसकी फंक्शन जरा देखें तो हमें पता है जो ट्रोफोब्लास्ट बना, जो पेरीफेरी पे, जो चारों तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर बने, ट्रोफोब्लास्ट कैसे सेल होते हैं, ये जहां भी जाएगा चिपक जाएगा, आई मीन स्टिकी सेल्स होते हैं ये, और ये यूटेरस पे जाके चिपक जाते हैं, राइट। कहीं भी चिपक जाएंगे जाके, ये जो जर्नी है फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब टू द यूटेरस, ये कहीं भी जाके चिपक सकता है। तो इसलिए बहुत बार क्या होती है कि यूटेरस में जहाँ पे होनी चाहिए इम्प्लांटेशन, उसके अलावा दूसरी जगह हो जाती है इम्प्लांटेशन, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो गया है और कहीं पे हो गया है ना। तो वो कंडीशन नहीं हो, ना आवे, है ना। जो हम लोग बोल रहे हैं कि इम्प्लांटेशन परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए, वो परफेक्ट जगह पे होने के लिए जोना पेलुसिडा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे लिखा है इट प्रिवेंट्स, मतलब जोना पेलुसिडा इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एट एनी एबनॉर्मल साइट,
कहीं दूसरी जगह पे किसी ने ये सवाल पहले भी पूछा था कि क्या उसका काम है ना, सेकंड लेक्चर में किसी ने पूछा था। तो ये इम्प्लांटेशन जो जोना पेलोसिडा होती है, जोना पेलोसिडा एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, राइट, वो भी रोकता है। आई मीन किसी दूसरे जगह पे जो इम्प्लांटेशन होती है उसके लिए टर्मिनोलॉजी है, नॉट एबल टू रिमेंबर दैट टर्मिनोलॉजी, राइट। ओके, तो जो दूसरी जगह पे इम्प्लांटेशन है उसको ये रोकता है। कौन? जोना पेलोसिडा, याद रखो, इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट की बात करते हैं कि भाई इम्प्लांटेशन के बाद की क्या क्या इवेंट होती है। कविता मैडम, हाँ सर। हाँ, अभी हम 10 मिनट पढ़ा सकते हैं ना और आगे, है हाँ सर, कोई बात नहीं। ना? हाँ 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 सर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट कि क्या होती है इसके बाद। इम्प्लांट हो गया, हमने देखा कि जो मोर देन 32 सेल के स्टेज हैं जहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास डेवलप हुई, वो इम्प्लांट कर गया। और हमने ये भी देखा कि 12 दिन तक और 12 दिन के बाद तक, है ना, 12th डे, ये कंप्लीट जो यूटेरस है उसके अंदर चला जाएगा, जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, राइट। सो द पोस्ट इम्प्लांटेशन इवेंट में कुछ इस तरह से होती है, समझो कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, राइट। जो अपर लेयर है, याद आ रहा है, जो ब्लास्टोसिस्ट के अपर लेयर है, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, राइट। और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोल देते हैं कोरियोनिक विलाई, राइट। ट्रोफोब्लास्ट जो सरफेस इस सेल का एक लेयर है, राइट, पूरे के पूरे बॉल से। ध्यान आप देना यहाँ पे कि मॉरुला कैसा था, वो क्रिकेट बॉल की तरह था, और ये अब कैसा है, ब्लास्टुला, ये टेनिस बॉल की तरह है ना। अंदर में जगह है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें जो कैविटी बनी, राइट, उस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उस कैविटी के, उसको हम लोग क्या, आई मीन मेम्ब्रेन नहीं कहें, हम सेल की लेयर कहें, एंड दैट इज नथिंग बट द ट्रोफोब्लास्ट। सो ट्रोफोब्लास्ट ये अब और डिफरेंशिएट करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई पूरा का पूरा सराउंडेड रहेगा किससे, यूटेराइन टिश्यूज से, राइट। यूटेराइन टिश्यूज एज वेल, क्योंकि यूटेरस में ऑलरेडी इम्प्लांट हो चुका है, राइट। यूटेराइन टिश्यूज, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज्यादा होगी, राइट। अब क्या होता है कि जब ये कोरियोनिक विलाई बनती है, कोरियोनिक विलाई और दूसरी तरफ से यूटेरस की टिश्यूज, कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुए, राइट। यदि हम, आई मीन ऐसा जिप की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज दिस इज अ कोरियोनिक विलाई, राइट। सो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होती है कि जो प्लेसेंटा, आई मीन जो अभी प्लेसेंटा हम बात नहीं कर रहे, यूटेराइन टिश्यूज हैं, यूटेराइन टिश्यूज भी कुछ इस तरह से इंटरडिजिटेट कर जाते हैं, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो भी बनाते हैं, और दोनों के दोनों इस तरह से लॉक हो जाते हैं, है ना। दोनों के दोनों क्या हो गए, इस तरह से लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं और एक नए स्ट्रक्चर को, जो डेवलपिंग फीटस है, राइट, एक नया स्ट्रक्चर देता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। सो क्या भाई, प्लेसेंटा, राइट। और यही प्लेसेंटा करता क्या है कि दे यूनाइट द डेवलपिंग एम्ब्रियो विद द मैटरनल बॉडी, है ना। किसी को क्वेश्चन था कुछ, मैडम अर्क को ऐसा हाथ उठा रहा है वो। हाँ सर, मैं देख रही हूँ, उसे पूछ रही हूँ मैसेज करके क्या ओके, है जब प्रॉब्लम। उसको अनम्यूट कर दीजिएगा, हम बात कर हाँ लेंगे, सर। ओके। तो ये प्लेसेंटा बना लिया ना। तो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज नथिंग बट द interdigitating structure between the trophoblast or chorionic villi of the trophoblast as well as the uterine tissues, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्यों, दे विल सप्लाई द ऑक्सीजन एज वेल एज द carbon dioxide, the excretory waste substances produced by the developing embryo has also been removed. तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है वो निकालने का भी काम करता है, कौन, प्लेसेंटा, राइट। ओके,
अब देखो प्लेसेंटा सब पूरी ग्रोथ हो रही है, अब आई मीन जो सेल डिवीजन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो चालू है। ओके, नाउ जो प्लेसेंटा है इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो भी चूंकि डिफरेंशिएट कर रहा है, तो एम्ब्रियो पहले एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच प्लेसेंटा था, राइट। लेकिन क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है, राइट, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच एक दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम लोग बोल देंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। और अम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, राइट। एम्ब्रियो को कुछ लेना हो, कुछ बाहर भेजना हो, जो पहले कर रहा था प्लेसेंटा, उसी काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से कौन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। हवे अब यहाँ पे हम देखें कि जो प्लेसेंटा ह्यूमन की है, फिर से हम प्लेसेंटा पे आते हैं। प्लेसेंटा जो ह्यूमन की है, राइट, ये एंडोक्राइन इन नेचर होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेगा ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये एंडोक्राइन नेचर के होते हैं प्लेसेंटा। और ये काफी सारे हार्मोन्स को बनाते हैं, जिसमें से पहला हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, याद रखना। दूसरा हार्मोन है HPL, राइट, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो पहले ओवरी बना रहा था वो प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा भी बनाएगा। प्रोजेस्टेरॉन, प्लेसेंटा भी बनाएगा, राइट। ये सभी के सभी हार्मोन, एटलीस्ट 4 हार्मोन को ध्यान रखना, बनाता है, राइट। इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी a hormone called relaxin, बहुत बहुत important, very important, right। लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ना, जो प्रेगनेंसी का जो लास्ट फेज है उसमें दूसरा हार्मोन बनाया है, राइट। 5वां हार्मोन हम बोल रहे हैं रिलैक्सिन, राइट। ये सभी हार्मोन कौन बना रहा है, प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो येलो कलर का है आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, राइट। तो इस तरह से प्लेसेंटा के सारे हार्मोन का नाम एक बार बोल रहा हूँ, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट में 9th मंथ में, और हम यूं कहें लेटर पार्ट ऑफ द 9th मंथ, रिलैक्सिन हार्मोन बनाना शुरू करेगा, ठीक है। प्लेसेंटा सेक्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो HCG है, राइट, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये तो बिना प्रेगनेंसी के भी होती है। पूछेगा ऐसा है कि कौन सा हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी के समय बनती है ना, तो कौन सा होगा, HPL, HCG एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन हुआ। ओके, हम एक नीचे ग्राफ भी देखेंगे जिसमें ये हम देखेंगे HCG इज द हार्मोन, ये ऐसा हार्मोन है जिसकी काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी के, राइट। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम करते हैं वो HCG से ही करते हैं, राइट। HCG है ना, ग्रेविडेक्स टेस्ट इसको बोलते हैं, ग्रेविडेक्स नाम लिख लेना, ग्रेविडेक्स, GRAVIDEX। तो शुरुआती दिनों में जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है, बहुत सारी सुना होगा कि यूरिन का एक ड्रॉप आप उस पर रखो, प्रेगनेंसी पता चल जाएगा हुआ या नहीं। बाजार में अवेलेबल होता है, बहुत इजीली आप मिल सकते हैं। तो उसमें नॉर्मली क्या होती है, वो HCG के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई हुई होती है, उसको कोट किया होता है, राइट। तो HCG ध्यान रखना है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हमें क्लू देता है, राइट। क्योंकि शुरुआती दिनों में HCG काफी ज्यादा होता है सिक्रेट। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन एडिशन टू दैट, ये 3 हार्मोन के अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखा एस्ट्रोजन भी सिक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट होगा, इसके अलावा कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन और काफी सारे हार्मोन सिक्रेट होंगे, और काफी ज्यादा अमाउंट में, राइट। ये सभी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, राइट। And increased production of this hormone is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of the pregnancy is essential, right। ये सभी जो हार्मोन है जो सेवरल फोल्ड में सिक्रेट हो रहे हैं, ये सभी इस तरह से हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी में, फीटल डेवलपमेंट में, राइट। ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ होते जा रहा है, आई मीन जो डिवीजन है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो चालू है, वो अपना काम करते जा रहा है, राइट। तो अब देखो, जब इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास था, हमने ट्रोफोब्लास्ट का काम देख लिया है, वो अटैचमेंट में काम कर रहा था, है ना। बट जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ये अपना काम कर रहा है, बड़ा होते जा रहा है ना। एंड फाइनली दे डिफरेंशिएट इनटू द एक्टोडर्म, बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म में ये डिफरेंशिएट होता है, ओके।
इन दोनों के बीच में एक तीसरा लेयर आता है मीसोडर्म, ये हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। ये 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। सबसे लास्ट में मीसोडर्म आता है, लेकिन ये बीच में आता है, एक्टो एंड मीसो के बीच में। और अलग अलग ऑर्गन्स इसी तीनों लेयर्स से बनते हैं, राइट। जो हमारे में ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टिश्यूज हैं, वो इसी तीनों में से किसी न किसी जर्मिनल लेयर का बना हुआ होता है, राइट। Apart from that, so many stem cells are there. हमने पहले बात करी, inner cell mass they contain plenty of stem cells, और वो stem cells अलग अलग organ बनाने का काम करते हैं during the course of development, right? जो डेवलपमेंट होती है अलग अलग ऑर्गन्स बनाने का काम करते हैं। So ये एक फिगर है, जस्ट इसके स्नैपशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे। ये जस्ट हम फिगर लगाए हैं आपको HCG देखने के लिए। HCG का अमाउंट देखो, दिस इज द HCG, ये HCG का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है। ये शुरुआती दिनों में, ये देखो, ये 4 to 12 वीक में ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसी को हम किट से चेक करते हैं। फिर ये फाइनली ये कम हो जाती है HCG, राइट। और फिर ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सभी बढ़ने लगता है, राइट, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, राइट। नेक्स्ट हम देखें, ये भी आप स्नैपशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या है, इस फिगर में जो हमने एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म की बात करी ना, ये काफी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गन एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, कौन सा मीसोडर्मल ओरिजिन का है, कौन सा एंडोडर्मल ओरिजिन का है। इस टेबल में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ओके। स्नैपशॉट ले लो, इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी जो जर्मिनल लेयर्स हैं। जर्मिनल लेयर्स में कौन कौन से लेयर क्या बनाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है अपने सिलेबस का, कि मेजर जो फीचर्स हैं इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या क्या फीचर्स हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या क्या होता है सर हाँ, ये कल रखे इन लोगों की कुछ 1 बजे क्लास है, ऐसा मैसेज आ रहा है इन लोगों का। अच्छा 1 बजे क्लास है, तो हाँ, ठीक तो ये जो 9 मंथ का पूरा प्रोसेस है सर, वो कल से देख लेंगे, ऐसा हो तो हाँ नया ही हाँ टॉपिक है तो। ठीक है, हम ये कल बात कर लेंगे। अब 5 मिनट इनको छोड़ दीजिए क्वेश्चन वगैरह के लिए, क्योंकि हाथ वगैरह भी उठा रखे लोग। कल हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़े बहुत हम एक्सरसाइज भी देंगे इनको बनाने के लिए, कुछ MCQs वगैरह, है ना। हाँ हाँ, ओके सर। ओके, तो इनको 5 मिनट अब छोड़ दीजिए क्वेश्चन के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप लोग पूछ लीजिए जिसको भी कोई क्वेश्चन हो। बोलो बोलो भाई दीप। अगर क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर नहीं है तो फिर कल पढ़ के आना, फिर पूछ लेना कल सब लोग। हाँ मैम। बोलो। है किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं है सर, किसी को आज तो कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है ठीक है, कल देखते हैं। तो होमवर्क में सिर्फ आप लोग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का जो आज खत्म हुआ, खाली वो थियोरी पूरी कर देना। कल आप लोग ने हाफ लिखी होगी, आज उसको आप पूरी कर देना, खाली फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, होमवर्क में खाली इतना ही है आज, फिर कल सर अलग से देंगे होमवर्क, जो आज जो टॉपिक चल रहा है उस पे से। ओके सर, अब बंद कर देते हैं तो फिर। ठीक है, एंड कर देते हैं मीटिंग। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, कल 11:30 को वापिस यही टाइम में। 11:30